हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में बात करेंगे 11 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर दिन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले अपने चैनल को, जो नीचे इस तरह का रेड कलर बटन है इसे दबाकर। साथ ही सभी दोस्त जो बेल आइकन है इसे आप जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कल के क्विज का, हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ये कल के क्विज का आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर था आपका वो था गुजरात। इसमें गुजरात में ही इस यूनिटी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है इसका उद्घाटन किया गया है। इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आपने नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज का पहला प्रश्न देखिए, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपका आंसर है, ये चुना गया है अशोक कुमार गुप्ता को। अशोक कुमार गुप्ता को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। जो वर्तमान में सुधीर मित्तल थे उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सुधीर मित्तल का स्थान इन्होंने लिया है। अगर यहाँ पे इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा अक्टूबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, या फिर इनकी 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। दोनों में से जो पहले होता है उन तक तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अब बात कर लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है क्या, इसका थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक संवैधानिक न्यायिक चार संसदीय संस्था है। यानी कि एक संवैधानिक संस्था है जिसके 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसके गठन की मैं बात करता हूँ तो 2003 में इसका गठन किया गया था। और इसका कार्य है, मतलब कि क्या कार्य है इसका, क्यों इसका गठन किया गया था, तो इसका जो मेन वर्क है वो है ग्राहकों के हित में कार्य करने के लिए ही इसका जो है गठन किया गया था। मतलब कि जो ग्राहक वगैरह होते हैं उनके हित के लिए ही ये कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए पीके दस को भी चुना गया है, अखिलेश रंजन को भी चुना गया है और नीना कुमारी को भी चुना गया है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी कि इन तीनों को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे देखिए सीबीडीटी की मैं बात करता हूँ तो 5 सदस्य ये मतलब कि एक संस्था है जिसमें अभी 2 तो पहले से थे, अभी 3 नए यहाँ पे इसमें चुने गए हैं, ठीक है। और एक होता है इसके अंदर चेयरमैन। चेयरमैन जो अभी प्रेजेंट में है सीबीडीटी के, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसके जो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है सुशील चंद्र। सुशील चंद्र अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है, ठीक है, सीबीडीटी के। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, सीबीडीटी है क्या, यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है क्या, इसका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यह भारतीय एक संवैधानिक संस्था है जो आयकर विभाग है ना अपना, उसी के अधीन ये कार्य करती है, ठीक है। और इसका जो मेन वर्क है वो है देश में प्रत्यक्ष टैक्स कानून का निर्माण करना, साथ ही उससे संबंधित कानूनों के अंदर फेरबदल करना ही इसका मेन वर्क होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। किस तारीख को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा हाल ही में 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका मनाने का जो उद्देश्य वो है कमजोर नागरिकों के लिए फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ही इसको मनाने की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में। ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो मनाने की शुरुआत की गई थी 1995 में, जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के द्वारा इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डीन ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल सरीन को। देखिए जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है लीजन डी ऑनर,
ये हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल सरीन को ये दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये जो सम्मान दिया जाता है ये दिया जाता है कोई भी मतलब कि जो आदमी है या कोई भी जो व्यक्ति अगर फ्रांस से संबंधित जो कार्य करता है मतलब कि फ्रांस के हित में कोई कार्य करता है तो उसी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए इस अवार्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति अगर फ्रांस के हित में कोई भी कार्य करता है फ्रांस के हित से संबंधित तो उसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी जो नेपोलियन बोनापार्ट आप सभी जानते हैं, नाम सुना होगा सभी ने। नेपोलियन बोनापार्ट है उसी के उन्हीं के द्वारा 1802 में इस यहाँ पे इस सम्मान को शुरू किया गया था, इस अवार्ड को शुरू किया गया था। ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो ये पहले भारतीय नहीं है जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले भी जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, अमर्त्य सेन है, इन सभी को इससे पहले भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात। हाल ही में M777 हॉवित्जर तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इनका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा अमेरिका के द्वारा ही इन तोप का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं इसका नाम है M777 हॉवित्जर टॉप। ठीक है। और ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई, जिनको हाल ही में भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जो रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। काफ़ी बार अभी रिसेंटली एलपी वगैरह के एग्जाम में खूब पूछा गया है। भारत की रक्षा मंत्री वर्तमान में तो निर्मला सीतारमण है और इन्हीं के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये नाम है इस तोप का M777 हो। ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम पीछे की बात करते हैं तो 2016 में एक समझौता हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में। और वो समझौता हुआ था जो ये तोप है इनसे संबंधित ये समझौता था जिसमें भारत 145 तोप खरीदने के लिए समझौता किया था भारत ने अमेरिका के साथ। ठीक है। और ये टोटल इस समझौते की जो राशि थी वो थी 737 मिलियन डॉलर का ये समझौता था। और उसी के तहत अमेरिका ने इन तोप का निर्माण किया है भारत के लिए। ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करते हैं। देखिए इस तोप की मैं बात करता हूँ थोड़ी, इसकी जो खूबी है वो उनकी, तो ये काफ़ी हल्की है और काफ़ी छोटी भी है। जैसे कि आप शायद यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो वेट है लगभग 4 टन इनका वजन होता है। और इनकी जो रेंज है मारक क्षमता वो है 24 किलोमीटर के लगभग लगभग जो है इसकी मारक क्षमता होती है इस तोप की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए हाल ही में K9 वज्र को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? तो आपका आंसर होगा स्वनोदित आर्टिलरी गन है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरीके की ये भी जो है तोप ही है, आर्टिलरी गन है, जिसको हाल ही में भारतीय सेना में इसे भी शामिल किया गया है। ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसके यहाँ पे देखिए निर्माण की मैं बात करता हूँ तो इसका निर्माण भारत के द्वारा ही किया गया है। भारत की एक निर्माता हथियार निर्माता कंपनी है जिसका नाम है L&T के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। इसकी खूबियों की बात करते हैं तो इसकी जो मारक क्षमता है आप ध्यान रख सकते हैं 28 से 35 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। ये आप ध्यान रख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, स्वनोदित क्या होता है? स्वनोदित का मतलब होता है कि एक बार मतलब एक बार अगर आप इसको जो है चलाते हैं तो काफ़ी जो फायर्स है एक बार में 10-15 से 20 फायर्स ऑटोमेटिकली करती है, अपने आप करती है। ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। 10 नवंबर से शुरू हुए सिम्बेक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत व अन्य किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर और भारत के बीच में ही एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अभी शुरू हुआ है 10 नवंबर से। और इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, सिम्बेक्स इसका नाम है, सिम्बेक्स 2018। और इसका आयोजन की मैं बात करूं तो इस बार इसका जो आयोजन करवाया जा रहा है भारत के अंदर इस बार इसका आयोजन करवाया जा रहा है। जगह आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। भारत में जो अंडमान निकोबार है वहाँ पे और जो बंगाल की खाड़ी है वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। यह इसका 25वां संस्करण है इस सैन्य अभ्यास का। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च किया है? तो आपका आंसर होगा चीन ने ये लॉन्च किया है।
देखिए आर्टिफिशियल वर्चुअल न्यूज एंकर है ये, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। ये वैसे यहाँ पे दिख आपको रियल इंसान की तरह दिख रहा है, लेकिन ये रियल है नहीं, ये नकली है। मशीनों के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है और इसी को यहाँ पे चीन ऐसा जो है आर्टिफिशियल न्यूज एंकर लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल, जैसे कि मैं यहाँ पे न्यूज एंकर के बारे में बात करूँ तो सभी न्यूज एंकर आप सभी जानते होंगे, जो न्यूज़ वगैरह रीड करता है न्यूज़ चैनल्स पे। ठीक है, तो वही उसी के बारे में ये यहाँ पे न्यूज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ये किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। देखिए यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन की मैं बात करूँ तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसके जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है भारत में? डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, देखिए अगर इस शिखर सम्मेलन की मैं बात करूँ तो इसका आयोजन करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि जितने भी जो मानव निर्मित जो कूलिंग संसाधन है उनकी वजह से क्या हो रहा है कि दिनों दिन जो हमारा वायुमंडल है उसमें जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी को बैलेंस करने के लिए इसका आयोजन करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, T20 क्रिकेट मैच के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है जिसने T20 क्रिकेट मैच में हाल ही में शतक लगाया है। देखिए अगर आपको पता हो, अभी जो 10 तारीख से अभी जो महिला विश्व कप है वो शुरू हो चुका है और इसी के अंदर जो पहला मैच खेला गया था भारत और जो न्यूजीलैंड है इन दोनों के बीच में ही ये पहला मैच खेला गया था इसका महिला T20 विश्व कप, जिसके अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर ये पहला मैच जीत लिया है। और इससे रिलेटेड जो भी आगे की अपडेट्स होती है इस मैच से रिलेटेड, इस विश्व कप से रिलेटेड आपको सारी मिलती रहेगी। तो इसी दौरान ये इतिहास इन्होंने बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी क्विज है आज की, इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है आज का, देखिए हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है? तो जो भी आपका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।